हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स। और आज हम लोग का टॉपिक है अशुद्धियों की पहचान एवं उनका संशोधन, जिसमें हम लोग समझेंगे कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और उन अशुद्धियों का संशोधन हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए देर के इस बात की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में अशुद्धियों की पहचान हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम अशुद्धियों की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उनका संशोधन कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम अशुद्धियों को पहचानें कि कौन सी अशुद्धि हो रही है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर अशुद्धियों का हमने वर्गीकरण किया हुआ है कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं या फिर कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अशुद्धियाँ जो हैं वो मेनली 4 टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहली अशुद्धि है भूल संबंधी अशुद्धि, अंकगणितीय अशुद्धि, फिर है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और लास्ट है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। वैसे तो अशुद्धियाँ कई टाइप्स की होती है बट हमने उनको यहाँ पर मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो एक करके सारी अशुद्धियों के बारे में डिटेल में पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि हमारा सबसे पहले अशुद्धि है भूल संबंधी अशुद्धियाँ। भूल संबंधी अशुद्धियाँ जिनका कि लेखा होने से ही भूल गए हो आप, यानी कि जिनका लेखा करना ही आप भूल गए हो। अब ये लेखा जो करना आप भूले हैं ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप पूरा का पूरा लेखा, यानी कि आपने जर्नल एंट्री ही नहीं की, कोई सौदा हुआ, जैसे मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा है, माल बेचा है, अब उसकी एंट्री ही आप नहीं की, यानी कि आपने उसका लेखा करना आप पूरी तरीके से भूल गए। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने जर्नल एंट्री तो की, लेकिन जब आप खाता बही बना रहे थे तो जर्नल एंट्री में 2 खाते होते हैं, तो आपने एक खाते में तो एंट्री कर दी, एक खाता तो बना दिया, लेकिन दूसरे खाते की एंट्री नहीं की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपने अधूरा लेखा किया, यानी कि आपने एक खाते में लेखा करना आप भूल गए। या फिर तीसरी क्या गलती हो सकती है, तीसरा आप कैसे भूल सकते हैं कि आपने खाता बही भी सही सही बनाया है, लेकिन कोई एक खाता या फिर कोई 2 खाता जो है उसको आप ट्रायल बैलेंस, जब हम लोग तलपट बनाते हैं उसमें आपने उसको उस खाते को नहीं दिखाया। जैसे कि आपने परचेस अकाउंट बनाया था खाता बही में, आपने परचेस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम वहाँ पर उसको शो नहीं किया, तो ये हो गई भूल संबंधी अशुद्धि। यानी कि आप जो है वो या तो पूरी तरीके से किसी भी सौदे का लेखा करना भूल गए हो या फिर अपूर्ण लेखा आपने किया हो, तो ये हो गई हमारी भूल संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। दूसरा है अंकगणितीय अशुद्धियाँ। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये अशुद्धियाँ जो है वो अंकगणित यानी गणित संबंधी, गणित यहाँ पर अकाउंट्स में क्या है, राशि, जो हम अमाउंट लिखते हैं उसमें कभी जो भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं वो होती है अंकगणितीय अशुद्धियाँ। अब ये गलतियाँ कैसे हो सकती हैं, या तो आप राशि का योग जो है वो गलत लगा रहे हैं, या फिर राशि का जो शेष हम लोग निकालते हैं उस शेष निकालने में आपसे कहीं गलती हो रही है, या फिर शेष भी आपने सही निकाला है। जो हम लोग बैलेंस बीडी निकालते हैं, मतलब बैलेंस सीडी जो निकालते हैं उसको जब हम लोग बैलेंस बीडी में ट्रांसफ़र करते हैं, आगे ले जाते हैं शेष को, तो उस टाइम पे आपसे लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो, या फिर राशि जो है वो उल्टी पुल्टी आपने लिख दी हो, 10 को 100 लिख दिया हो, 100 को 10 लिख दिया हो, 50 को 500 लिख दिया हो। इस तरीके से जो है राशि लिखने में किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो, या फिर योग लगाने में, शेष निकालने में, शेष को आगे लिखने में अशुद्धि हो, तो ये हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो अंकगणितीय अशुद्धियाँ कहलाती हैं। तीसरा है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जो कि लेखांकन के सिद्धांत को भली भांति न जानने के कारण होती है। जैसे अधिकतर इसमें क्या अशुद्धि होती है कि हम लोग आयगत मदों को पूंजीगत मद के रूप में दिखा देते हैं और पूंजीगत मद को जो है वो आयगत मद के रूप में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मशीन खरीदा और उस टाइम उसको मशीन को लगवाने में आपने कुछ मजदूरी दी, तो जो लगवाने में मजदूरी दी गई है उससे लेखांकन में क्या क्या रहता है कि जो मशीन को लगवाने में मजदूरी है वो भी मशीन का ही पैसा माना जाता है, यानी कि वो मशीन में ही ऐड कर दिया जाता है। तो उसका जब हम लोग लेखा करते हैं तो मशीन अकाउंट को ही हम लोग डेबिट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ अच्छे से नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मजदूरी दी गई है तो आप वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिए, यानी कि पूंजीगत मद को आपने आयगत मद के रूप में दिखा दिया। तो मशीन आपका जो है वो कब, मतलब 10,000 का मान लीजिए मशीन था और 200 रुपये आपने वो जो है वेजेस दिया था, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको दिखाना रहता सही तो आप क्या करते, 10,200 रुपये मशीन का प्राइस दिखाते। लेकिन अब आपने मजदूरी अलग दिखाई, तो वेजेस अकाउंट आप अलग से आपने खोला 200 रुपये का और मशीनरी जो है वो 10,000 रुपये की दिखाई। तो ये हो गई हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, ठीक है। और लास्ट है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, यानी कि वो अशुद्धियाँ जो कि एक अशुद्धि का सुधार दूसरी अशुद्धि कर देती है। कैसे, जैसे आपने किसी खाते के, जैसे मान लीजिए परचेस अकाउंट में आपने 50 रुपये डेबिट साइड में ज़्यादा दिखा दिया, अब आप
कोई और अकाउंट बना रहे हैं, किसी मान लीजिए राम का खाता बना रहे हैं, तो राम के खाते में आपने गलती से क्रेडिट साइड में 50 रुपये अधिक दिखा दिया। परचेस में आपने डेबिट में 50 अधिक दिखाया था और राम के खाते में आपने क्रेडिट में 50 रुपये अधिक दिखा दिया। तो दोनों जो है डेबिट और क्रेडिट जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो मैच कर जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में ही 50 रुपये अधिक दिखा दी गई। सेम इसी तरीके से किसी खाते के डेबिट पक्ष में आपने कुछ कम राशि दिखाई, मान लीजिए 100 रुपये कम दिखाया है, और दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में भी आपने जो है वो 100 रुपये कम दिखाया। तो इस कंडीशन में जो 100 रुपये दोनों साइड ही कम हुए हैं तो ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका मैच कर जाएगा और वो अशुद्धि हमें पता नहीं चलेगी। तो इसी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि, यानी कि एक अशुद्धि का सुधार जो है वो दूसरी अशुद्धि द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि हमारी मेनली 4 प्रकार की अशुद्धियाँ हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इनके संशोधन की, कि इनका सुधार हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये अशुद्धियां हैं 4 प्रकार की, लेकिन जब हम लोग इन बात करते हैं इनके संशोधन की, ये जब इन चारों ही प्रकार की कोई भी अशुद्धियां रहेंगी, जब हम इनका सुधार करने जाएंगे तो संशोधन की दृष्टि से, ठीक है, संशोधन की दृष्टि से ये अशुद्धियां जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जब हम लोग संशोधन करते हैं तो उस कंडीशन में ये अशुद्धियाँ जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन सा? ये बन जाती हैं एक पक्षीय अशुद्धियाँ और या फिर द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। ठीक है, जब हम लोग जो हमारी ऊपर की चारों अशुद्धियाँ हैं उन चारों में उनका जब संशोधन करते हैं, जब उनका हम लोग सुधार करते हैं उन गलतियों का, तो उस कंडीशन में ये अशुद्धियाँ जो है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती हैं। एक है एक पक्षीय अशुद्धियाँ, दूसरा है द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। यानी कि यहाँ पर ये हम लोग ध्यान देते हैं कि जो अशुद्धि हुई है, ठीक है, वो किसी एक खाते को प्रभावित कर रही है या 2 खाते को। अगर जो भी अशुद्धि हुई है, जो भी लेखा करने में गलती हुई है, अगर वो किसी एक खाते को प्रभावित कर रही है तो वो हमारी एक पक्षीय अशुद्धियाँ हो गई। यानी कि एक पक्षीय अशुद्धियाँ क्या हो गई? जो कि एक खाते को प्रभावित करती हैं, एक खाते को प्रभावित करती हैं या फिर एक पक्ष को, ठीक है, एक खाते को या फिर एक खाते किसी एक पक्ष को प्रभावित कर रही हैं, वो हमारी हो गई एक पक्षीय अशुद्धियाँ। और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ जैसा कि नाम से ही है कि ये 2 खातों को प्रभावित करती हैं, मतलब इस अशुद्धि से 2 खाते जो हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक, तो हमें मेनली जब हम लोग संशोधन करने जाएंगे अशुद्धियों का, जब हमें गलतियां पता चल जाएंगी और फिर हम लोग सोचेंगे कि उन्हें हमें अब सही करना है, तो सही करने के लिए सबसे पहले हमें क्या छांटना होगा कि कौन सी अशुद्धि जो है वो किसी एक खाते को प्रभावित कर रही है और कौन सी अशुद्धि 2 खाते को प्रभावित कर रही है। तो जो एक खाते को प्रभावित कर रही है वो एक पक्षीय अशुद्धियाँ, जो 2 खातों को प्रभावित कर रही है वो हमारी हो गई द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। अब इन दोनों ही अशुद्धियों को जो सही करने का तरीका है, जो संशोधन करने का तरीका है, वो दोनों ही तरीका जो है वो अलग अलग है। ठीक है, वैसे तो हम लोग को सबसे पहले बात करनी चाहिए एक पक्षीय अशुद्धियों के बारे में, लेकिन क्योंकि द्विपक्षीय अशुद्धियों का जो सुधार करना है वो ज़्यादा इजी है, उसको समझना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे द्विपक्षीय अशुद्धियों के सुधार के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग द्विपक्षीय अशुद्धियों को कैसे सुधारा जाता है, कैसे उनका हम लोग आगे लेखा करते हैं, कैसे उनके संशोधन किया जाता है, उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं द्विपक्षीय अशुद्धियों के सुधार के बारे में। तो देखिए, ये जो द्विपक्षीय अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग डबल साइडेड एरर भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इन्हें डबल साइडेड एरर्स बोलते हैं। तो इनका सुधार सिंपल सा तरीका क्या होता है कि हम लोग सिंपल सी एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। सिंपल सी जो भी हमारी गलती हुई है उसके आधार पर हम लोग एक जो है वो जर्नल एंट्री पास करते हैं और हमारी अशुद्धियाँ जो हैं वो सुधर जाती हैं, यानी कि हमारी अशुद्धियों का संशोधन जो है वो हो जाता है। अब ये जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से रफ वर्क है। ठीक, हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रफ वर्क हम करके आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि जर्नल एंट्री आखिर में हम लोग जो संशोधन के लिए जर्नल एंट्री उसे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो 3 कॉलम में क्या है, सबसे पहला कॉलम है करेक्ट जर्नल एंट्री, यानी कि जो भी अशुद्धि हुई है उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सही जर्नल एंट्री होनी क्या चाहिए थी। ठीक
ठीक है, उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर है रॉन्ग जर्नल एंट्री, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमने अशुद्धि की है, जो हमने गलत एंट्री की है उसे हम लोग इसमें लिखेंगे, और इन दोनों के जो है वो मिला करके एक नई जर्नल एंट्री बनाएंगे जो कि होगी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, यानी कि संशोधित जर्नल एंट्री, जिससे कि हमारी जो भी अशुद्धि है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी सही जर्नल एंट्री जो है वो प्रभाव में आ जाएगी। इसके लिए हमें अच्छे से समझने के लिए क्या करना होगा कि हमें कुछ जो है वो अशुद्धियों को लेकर उनका संशोधन करना होगा। तो हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है जिसमें कि ढेर सारी अशुद्धियाँ हैं और उन अशुद्धियों का हमें क्या करना है, यहाँ पर संशोधन करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये कुछ अशुद्धियाँ ली हैं, टोटल 12 जो है वो द्विपक्षीय अशुद्धियाँ, ये सारी की सारी अशुद्धियाँ जो है वो द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हैं। इनके लिए हमें क्या करना है, संशोधन वाली जर्नल एंट्री करनी है। तो हम लोग एक एक करके सारी अशुद्धियों को देखते हैं और उनकी संशोधन वाली जर्नल प्रविष्टियों को करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है विनय से 10,500 रुपये का क्रय 1,050 के रूप में दिखाया गया। सिंपल सा क्या हुआ है, यहाँ पे गलती क्या हुई है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसके लिए आप एंट्री क्या करते हैं, विनय से 10,500 रुपये आपने क्रय किया है, 10,500 रुपये का सामान आपने खरीदा है विनय से, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू विनय। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू विनय। सॉरी, हमने ज़्यादा ही दूर लिख लिया, यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, ठीक है। टू विनय कितना दिखाना था अमाउंट, 10,500 रुपये। ठीक, अब लिखा क्या है कि हमने 1,050 के रूप में दिखाया, यानी कि एंट्री हमने सही किया, अमाउंट हमने क्या किया है, 1,050 दिखा दिया, 10,500 को 1,050 रुपये दिखा दिया। तो एंट्री तो हमारी सही है भाई। तो एंट्री रॉन्ग जर्नल एंट्री में भी हम लोग क्या दिखाएंगे, यही दिखाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू विनय ये एंट्री की गई है, लेकिन अमाउंट जो है वो 1,050 दिखाया गया है। ठीक, अब रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तब क्या होगी, क्योंकि एंट्री तो हमने सही की है तो एंट्री हमारी सेम वही उतर जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परचेस डेबिट करेंगे और टू विनय कर देंगे, लेकिन गलती यहाँ पर कहाँ हुई थी, गलती यहाँ पर हुई थी अमाउंट में। 10,500 को हमने 1,050 रुपये करके दिखाया था, तो 1,050 से तो हमारा परचेस और विनय पहले ही डेबिट और क्रेडिट है, तो जो अंतर की राशि आ रही है, यानी कि इस 10,500 में से हम लोग क्या करेंगे, 1,050 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका हो जाएगा 9,450 रुपये का जो है वो अंतर आ रहा है। 9,450 रुपये अगर हम परचेस में और दिखा देंगे तो हमारा यहाँ का 9,450 और ये 1,050 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 10,500 हमारा, यानी कि परचेस जो है वो 10,500 रुपये से डेबिट हो जाएगा। और सेम यही कंडीशन विनय में भी हम लोग 9,450 दिखा देंगे, तो यहाँ वाला 9,450 और ये 1,050 पहले का दोनों मिल करके 10,500 रुपये जो है वो विनय को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो जर्नल एंट्री जो है वो सही होगी, क्योंकि यहाँ पर जर्नल एंट्री में गलती नहीं थी, यहाँ पर दोनों ही अकाउंट में जो अमाउंट है वो कम दिखाया गया था, तो कम दिखाया गया था तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी कम दिखाया गया था उतना उसमें और ऐड कर देंगे और ये अशुद्धि हमारी जो है वो सही हो गई, ठीक। अब उसके बाद है दूसरी जर्नल एंट्री। तो दूसरी अशुद्धि क्या है, पूजा से 200 रुपये का माल वापस आया जो 2,000 रुपये के रूप में दर्ज किया गया। यहाँ पर भी सिंपल सा है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि गलती कहाँ हुई है, अमाउंट में हुई है, यानी कि जो एंट्री है वो सही एंट्री क्या होगी, पूजा से 200 का माल वापस आया है, तो यानी कि पूजा को हमने माल बेचा रहा होगा, तो यहाँ पर माल वापस आया, बिका हुआ माल वापस आया, तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे टू पूजा। ठीक, कितना हमें दिखाना था, तो हमें 200 दिखाना था, बट सेम एंट्री हमने यहाँ पर भी की है, लेकिन हमने कितना दिखा दिया है, 2,000 रुपये दिखा दिया है। ठीक, हमने क्या किया है, ज़्यादा दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब ज़्यादा दिखाया है तो जाहिर सी बात है कम करना होगा। तो अमाउंट कम करने के लिए क्या किया जाता है कि इसी जर्नल एंट्री को अपोजिट कर दिया जाता है। अपोजिट मतलब क्या करेंगे, पूजा को हम लोग करेंगे डेबिट और सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। अब कितने से अपोजिट करेंगे, जितने का अंतर है, तो 2,000 रुपये हमने दिखाया है, हमें दिखाना था 200, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पूजा 200 हमें दिखाना था, जबकि यहाँ पर पूजा जो है वो 2,000 से क्रेडिट है। तो इस कंडीशन में अगर हम 2,000 में से 200 माइनस करते हैं तो कितना का 1,800 रुपये से अगर पूजा को डेबिट कर दें तो इस 1,800 डेबिट से यहाँ का 1,800 क्रेडिट कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 200 रुपये, ठीक। और सेल्स रिटर्न में भी सेम वही कंडीशन कि अगर हम सेल्स रिटर्न में भी 1,800 क्रेडिट कर देंगे
तो यहाँ का जो 2000 है वो इस 1800 से कट के कितना बचेगा, 200 रुपये। यानी कि एंट्री तो हमारी सही हुई थी और अमाउंट जो है वो कैंसिल आउट होकर के फिर से 200 रुपये पे ही आ जाएगा। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पूजा डेबिट टू सेल्स रिटर्न, और कितना करेंगे, 1800 रुपये जो है वो हम लोग अपोजिट साइड में दिखा देंगे, जिससे कि जो हमारी बढ़ी हुई रकम है वो कैंसिल आउट होकर के जो हमारी सही रकम है वो जो है वो प्रभाव में आ जाएगी। मतलब सामने आपको नहीं दिख रहा है कि सामने आप 200 रुपये नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्रभाव में 200 रुपये ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर अमाउंट कम आप दिखा रहे तो सेम जनरल एंट्री, सीधी जनरल एंट्री होगी और अमाउंट जो अंतर की राशि है वो आप दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने अमाउंट जो है वो ज़्यादा दिखा दिया है, उस कंडीशन में जो है वो जनरल एंट्री अपोजिट कर दी जाती है और साथ में जो अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, उसको वहाँ पर दिखाया जाता है, जिससे कि हमारी संशोधन प्रविष्टि जो है वो पूरी हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा ये क्या गलती हुई है, 2 लाख रुपए का माल चेतन को उधार बेचा परंतु पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की। सिंपल सा, यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री हुई ही नहीं है। तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, चेतन को उधार माल बेचा गया है तो यहाँ पर चेतन डेबिट होगा और टू सेल्स हो जाएगा। ये एंट्री होनी चाहिए थी, कितना, 2 लाख रुपए। अब गलती क्या हुई है कि एंट्री ही नहीं हुई है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसी एंट्री को उठा करके यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेतन डेबिट टू सेल्स, कितना, 2 लाख रुपए। ठीक, जब कोई एंट्री नहीं हुई रहती तो सिंपल सा जो एंट्री होना चाहिए था उसे ही हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा था। चौथा क्या है, नमन से 70,000 का कंप्यूटर खरीदा गया जिसे गलती से क्रय खाते में लिखा गया। अब आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर को आप कंप्यूटर खाते के रूप में ही डेबिट करके दिखाएंगे, ना कि क्रय खाते के रूप में। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, आपने कंप्यूटर खरीदा नमन से तो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर डेबिट टू नमन। ठीक, कितने का खरीदा था, 70,000 का। गलती क्या हुई है कि आपने कंप्यूटर की जगह पे उसे क्या किया है, परचेस के रूप में दिखा दिया। तो आपने एंट्री क्या कर दी है, परचेस अकाउंट डेबिट टू नमन। अमाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी कि अमाउंट आपने सही सही दिखाया है। ठीक, गलती क्या हुई, कंप्यूटर की जगह पे आपने परचेस दिखा दिया है। अब सही एंट्री क्या होगी, देखिए नमन जो है वो सही सही क्रेडिट हुआ है। ठीक है, नमन को क्रेडिट होना चाहिए था और नमन सही से क्रेडिट हुआ है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, हमें कंप्यूटर को डेबिट करके दिखाना था, तो कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर को डेबिट करके दिखाना था तो कंप्यूटर को हम लोग डेबिट कर देते हैं। कितने से कर देंगे, 70,000 से दिखाना था तो 70,000 रुपये कंप्यूटर के डेबिट में दिखा देंगे। अब परचेस अकाउंट जो है वो गलती से डेबिट हुआ है, तो अगर हम इस परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट और क्रेडिट से क्या होगा, ये जो 70,000 की रकम है, जो 70,000 परचेस अकाउंट में शो हो रहा है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कंप्यूटर डेबिट टू परचेस अकाउंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे डेबिट है परचेस, जो हमने गलती की थी उस गलती में परचेस अकाउंट 70,000 से डेबिट है। अब जब हम लोग यहाँ पर सही कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट में क्रेडिट कर दें, तो इस 70,000 से ये 70,000 परचेस अकाउंट का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि परचेस अकाउंट अब जो है वो बंद हो गया एक तरीके से 70,000 रुपये से, और कंप्यूटर अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। और नमन की बात इसलिए यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि नमन पहले से ही सही जो है वो क्रेडिट किया गया था, इसलिए नमन को यहाँ पर हम लोग कुछ भी करके नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इस जर्नल एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, यानी कि जो खाता खुलना चाहिए था उसे हम लोग खोल देंगे और जो खाता नहीं खुलना चाहिए था उसे हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट एंट्री करके उसे बंद कर देंगे। ठीक, देखिए बंद करने का सिंपल सा तरीका है कि जिस साइड आपने लिखा हुआ है गलती से उसके अपोजिट साइड में आप एंट्री कर दीजिए, तो आपका वो खाता क्या है, वो बंद हो जाएगा। और जिस खाते को खोलना है उस खाते को आप उसके जो भी उसका साइड है उस साइड में आप वो खाता, नया खाता खोल दीजिए। पांचवा है, यंत्र की मरम्मत के 356 रुपये दिए, जो यंत्र खाते में 156 डेबिट किए गए। देखिए ये हमारी एक सैद्धांतिक अशुद्धि है। कैसे, आपने जो है यंत्र यानी कि मशीन की जो है मरम्मत के लिए आपने 356 रुपये दिए, तो जाहिर सी बात है मशीन की मरम्मत यानी कि मशीन बहुत पुरानी है, अब आप उसका रिपेयरिंग करा रहे हैं, तो इस कंडीशन में रिपेयर अकाउंट को हमें क्या करना होता है, ओपन करना होता है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश ये हमारी एंट्री होगी, लेकिन लिख रहा है कि यंत्र खाते में दिखा, यानी कि हम लोग उसको मशीनरी अकाउंट में ही दिखा दी, यानी कि एक आयगत मद को हमने पूंजीगत मद के रूप में दिखा दिया और साथ में अमाउंट भी गलत कर दिया, 356 को 156 दिखाया। तो सबसे पहले हम लोग सही एंट्री करते हैं, क्या हो जाएगा एंट्री, रिपेयर
अकाउंट डेबिट होगा और 2 कैश हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी कितना रुपए से, 356 रुपये से। एंट्री क्या हुई है, एंट्री हुई है मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 कैश, और वो भी अमाउंट क्या, 156 रुपये। अब इसे हम लोग सही कैसे करेंगे? सबसे पहली बात कि हमें रिपेयर अकाउंट ओपन करना था, तो हम लोग यहाँ पर रिपेयर अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक, दूसरी क्या चीज़, मशीन अकाउंट को ओपन नहीं करना था, जो कि ओपन हो गया है गलती से 156 से, तो इसे कैंसिल करने के लिए हम लोग मशीन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। टू मशीन अकाउंट कितने से, 156 से ही क्रिएट करेंगे, तो ये इससे क्या है, ये मशीन अकाउंट समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, कैश अकाउंट में हमें 356 रुपये दिखाने थे, जबकि हमने 156 रुपये दिखाया, यानी कि 200 रुपये से हमारा कैश अकाउंट कम क्रेडिट हुआ, तो हमें 200 रुपये और उसमें बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है, फिर से हम लोग 2 कैश अकाउंट करेंगे और 200 रुपये यहाँ पर और ऐड करेंगे, जिससे कि ये 200 रुपये मिल के और ये 156 और ये 200 दोनों मिल करके टोटल जो हमारा है वो कैश अकाउंट 356 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर रिपेयर अकाउंट जो है वो हमारा 200 रुपये और ये 156 रुपये तीनों मिला करके, दोनों मिला करके 356 रुपये से डेबिट हो गया। ठीक है, हमें रिपेयर अकाउंट को डेबिट भी करना था 356 से, तो आपने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया 356 से। कैश अकाउंट हमारा 200 रुपये से कम क्रेडिट था, तो 200 रुपये से हमने और क्रेडिट करके दिखा दिया। मशीन अकाउंट गलती से डेबिट हुआ था, तो हमने उसको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए उसको हमने क्रेडिट करके दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये हमारी जो है रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री हो गई, जिससे कि हमारी ये अशुद्धि जो है वो क्या हुई, खत्म हो गई। ठीक, अब उसके बाद छठवां क्या है, राज से 25 रुपये बट्टे के प्राप्त हुए जो उसके खाते में क्रेडिट किए गए। अब यहाँ पर समझना ये है, बोल रहा है कि राज से 25 रुपये बट्टे के प्राप्त हुए, तो सबसे पहले सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें जब डिस्काउंट मिलता है, तो क्योंकि यहाँ पे कैश में ही हमें डिस्काउंट मिलेगा, और जब हमें कैश किसी से मिल रहा है उस कंडीशन में उस व्यक्ति का, यानी कि जो व्यक्ति हमें कैश में डिस्काउंट दे रहा है, उस व्यक्ति का नाम जो है वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पर इस वजह से क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट जो है वो किस रूप में मिलता है, कैश के रूप में मिलता है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट मिल रहा है, ये एक इनकम हो गई, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कितने रुपये मिले थे, 25 रुपये। ये एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलने की। ठीक है, जबकि हुआ क्या है, जो उसके खाते में क्रेडिट किया गया, यानी कि राज के खाते में डिस्काउंट की रकम क्रेडिट की गई है। अब राज के खाते में कब क्रेडिट हुई होगी, जब हमने डिस्काउंट अकाउंट के जगह पे राज का नाम लिखा होगा। देखिए, अब जब आप डिस्काउंट अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब खाता बही में डिस्काउंट अकाउंट खुला रहेगा, तो ये कैश अकाउंट किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि राज के खाते में ये रकम क्रेडिट हुई है, यानी कि एंट्री क्या हो गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू राज किया गया होगा। ठीक है, जब डिस्काउंट के जगह पे राज का नाम लिखा गया होगा, तभी ना ये रकम राज के खाते में क्रेडिट हुई होगी। यानी कि जर्नल एंट्री जो है या तो वो गलत की गई है, या फिर जब हम लोग खाता बही में लेखा कर रहे हैं उस कंडीशन में हमने राज का नाम, वैसे तो बात यही आती है कि जर्नल एंट्री में राज लिखा होगा तभी ना राज का खाता खुला होगा। तो ये जो है वो डिस्काउंट की जगह पे राज का खाता खोल दिया गया है गलती से, जबकि खुलना चाहिए था डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन ओपन क्या हो गया है, राज का खाता। तो ये हमें जो है वो सही से जो लेखांकन के सिद्धांत है उनको सही से न जानने के कारण ये गलती होती है। तो यहाँ पर गलती क्या हुई है कि डिस्काउंट की जगह पे हमने राज के खाते को दिखा दिया है, जबकि कैश अकाउंट हमारा सही है। तो अब जब हम लोग सही करेंगे इस गलती को, तो सिंपल सी बात है कि कैश अकाउंट हमारा सही है, मतलब डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब क्योंकि हमें डिस्काउंट अकाउंट को ओपन करना था, यानी कि डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट में दिखाना था, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर टू डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करके दिखा देंगे 25 रुपये से। डेबिट में क्या जाएगा, क्योंकि राज गलती से क्रेडिट हुआ है, तो राज का खाता बंद करने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो सिंपल सा राज का खाता जो है वो डेबिट कर देंगे 25 रुपये से, और डिस्काउंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो इस एंट्री से क्या हुआ कि हमारा जो राज का खाता गलती से क्रेडिट हुआ था वो डेबिट करने से ख़त्म हो गया, और डिस्काउंट अकाउंट जो हमारा ओपन नहीं हुआ था वो अब क्या है, ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हमारी ये गलती जो है वो सुधर गई। अब नेक्स्ट है कि दास को 457 रुपये चुकाए गए, किंतु लाली के खाते में 257 रुपये डेबिट किए गए।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पैसा जो है वो राज को दिया था, ठीक है, लेकिन हमने जो है वो राज के काम पे लाली को डेबिट करके दिखाया और साथ में जो रकम है वो भी गलत लिख दी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी। दास को पैसा चुकाया गया था तो एंट्री क्या होगी, दास डेबिट टू कैश, ठीक, ये एंट्री होनी चाहिए थी। कितना चुकाया गया था, 457 रुपये, तो ये दिखाना चाहिए था। बट हमने लाली को डेबिट करके दिखाया तो एंट्री इसका मतलब क्या हुआ कि लाली डेबिट किए थे हम लोग और टू कैश किए थे, ठीक, ये एंट्री किए थे। साथ में जो अमाउंट है वो भी गलत करके दिखा रहे, कितना, 257 रुपये दिखा रहे। अब इस गलती को सुधारेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात कि हमें दास को डेबिट करके दिखाना था, ठीक है, तो हम लोग दास को डेबिट करके दिखा देंगे। कितने से दिखाना था, 457 रुपये से, तो ये हम लोग दास को डेबिट करके दिखा दें। ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, ठीक। लाली हमारी गलती से डेबिट हुई थी तो लाली खाता बंद करने के लिए लाली को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, तो टू लाली हो जाएगा, कितना से, 257 रुपये, ये दिखा देंगे। अब कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था 457 से, लेकिन क्रेडिट हुआ है 257 से, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 रुपये हमारा कैश अकाउंट जो है वो कम क्रेडिट हुआ है। तो हमें, और अगर हम लोग कैश अकाउंट को 200 रुपये से और क्रेडिट कर देंगे तो हमारा दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 457 रुपये कैश अकाउंट में शो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट और यहाँ पे 200 रुपये और क्रेडिट करके दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्या है, ये जो गलती हुई थी वो हमारी संशोधित हो गई, ठीक है। फिर 8वां क्या है, प्रकाश को 8000 का माल बेचा जो कि क्रय पुस्तक में प्रविष्ट किया गया, यानी कि माल हमने प्रकाश को बेचा था, यानी कि सेल्स बुक में एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको क्रय पुस्तक में यानी कि परचेस बुक में एंट्री कर दी। तो सबसे पहले सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, प्रकाश को माल बेचा तो प्रकाश डेबिट होना चाहिए था टू सेल्स अकाउंट, एंट्री ये होनी चाहिए थी, कितना, 8000। एंट्री हुई क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट या फिर परचेस बुक डेबिट किए हैं और टू प्रकाश, ये हो गई है एंट्री, कितने अमाउंट से, 8000 से। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में सबसे पहले तो हमें, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट करके दिखाना था, सेल्स बुक में एंट्री करनी थी, तो हम लोग टू सेल्स कर देंगे, कितने से, 8000 से। अब परचेस अकाउंट जो है वो गलती से ओपन हो गया था, तो इसे बंद करने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे, टू परचेस अकाउंट कर देंगे 8000, ठीक है। सेल्स को ओपन करना था क्रेडिट में, सेल्स को ओपन कर दिए और परचेस अकाउंट को बंद करने के लिए परचेस अकाउंट को क्रेडिट में दिखा दी, तो ये दो खाते तो कैंसिल हो गए। अब बचती है बात प्रकाश की, तो प्रकाश को हमें डेबिट करना था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकाश को डेबिट कर देंगे, लेकिन अमाउंट में यहाँ पर बात फंसेगी। अमाउंट में क्या बात फंसेगी, हमें प्रकाश को 8000 से डेबिट करना था, इसलिए 8000 तो प्रकाश को हम लोग डेबिट करके दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रकाश 8000 से क्रेडिट हो गया है, तो इस 8000 को कैंसिल करने के लिए हमें 8000 रुपये और जो है प्रकाश को डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि एक तो 8000 वो जो कि हमें दिखाना है और एक 8000 वो डेबिट करना होगा, जिससे कि ये क्रेडिट वाली रकम जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। इसलिए प्रकाश जो है वो हमारा 16000 से जो है वो डेबिट होगा, ताकि 16000 से क्यों डेबिट होगा कि इस 16000 में से जो एक 8000 है, जो एक हिस्सा 8000 का है, वो क्रेडिट वाले प्रकाश को ख़त्म कर देगा, ठीक है, यानी कि इस 8000 से ये 8000 खत्म हो जाएगा। प्रभाव में कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वो 8000 जो कि हमें रियल में डेबिट करके दिखाना था। यही वजह है कि यहाँ पर हमें जो है वो 16000 यानी कि दुगनी रकम दिखानी पड़ेगी, ताकि एक जो गलती से क्रेडिट हुआ है वो कैंसिल आउट हो जाए और एक जो हमें सही में डेबिट करना था वो हमारा डेबिट में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद 9वां है, 4550 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त हुई जिससे कमीशन खाता क्रेडिट किया गया, यानी मिला है हमें ब्याज, लेकिन हमने उसको कमीशन के रूप में एंट्री उसकी की है। तो ब्याज अगर हमें मिला है तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि होनी क्या चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये होनी चाहिए थी। अमाउंट जो है वो 4550, ये दिखाएंगे। एंट्री हुई क्या है, इंटरेस्ट को कमीशन अकाउंट में दिखा दिया गया, ठीक, टू कमीशन अकाउंट कर दिया गया, कितना, 4550, क्योंकि रकम की बात नहीं कही, जो बात हमसे नहीं बोली गई है वो हम ये मानेंगे कि वो सही उसकी एंट्री हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट तो हमारा सही से डेबिट हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट का हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। अब
यहाँ पर इंटरेस्ट को हमें क्रेडिट करके दिखाना था, इस वजह से सबसे पहले हम लोग टू इंटरेस्ट अकाउंट कर देंगे, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो 4550 रुपये से क्रेडिट हो जाए। ठीक, अब कमीशन अकाउंट जो कि गलती से क्रेडिट हुआ था, अब इसे हमें बंद करना है, तो बंद करने के लिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसे डेबिट करके दिखा देंगे बस। तो यहाँ पे जाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और कमीशन अकाउंट भी हमारा 4550 से डेबिट हो जाएगा, जिससे कि ये एक्चुअल में तो ये खाता जो है कमीशन खाता वो बंद हो जाएगा और इंटरेस्ट खाता जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे ही हम लोग अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं। फिर है 10वां, ठाकुरदास से प्राप्त 1000 रुपये उसके खाते में डेबिट की ओर लिखे गए। यानी कि ठाकुरदास से हमें जो है वो पैसा मिला था, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, ठाकुरदास का जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो वो रकम जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगी, जबकि हमने गलती क्या की, हमने उसे डेबिट में किया है। तो इस हिसाब से एंट्री होनी क्या चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू ठाकुरदास। ठीक है, एंट्री की होनी चाहिए थी, लेकिन अब देखिए ठाकुरदास क्रेडिट हैं, तो कैश अकाउंट जो है वो ठाकुरदास का जब हम लोग खाता बनाएंगे तो कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ठाकुरदास के डेबिट साइड में दिखाया गया है, इस हिसाब से एंट्री क्या हुई होगी, हमने यहाँ पर ठाकुरदास को डेबिट करके दिखाया होगा तब ना, ठाकुरदास डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हमने खाता बही में इस ठाकुरदास के डेबिट साइड में कैश अकाउंट दिखाया होगा, तो उस हिसाब से जनरल एंट्री क्या बनेगी, ठाकुरदास डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री बन जाएगी। कितना, 1000 रुपये। तो अब हम लोग इसको सही कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एंट्री जो है वो जस्ट अपोजिट हो गई है, अपोजिट हो गई है। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले जो सही एंट्री थी उसे ही हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ठाकुरदास, एंट्री हमारी यही होगी सही वाली। अमाउंट हमारा जो है वो डबल हो जाएगा, क्यों, अमाउंट देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट हमें डेबिट करना था, बट यहाँ पे कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट है, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, इस क्रेडिट के 1000 रुपये को पहले कैंसिल करना है, और दूसरा 1000 रुपये जो है वो डेबिट में हमको लाना है। तो इस 1000 को हम लोग कैंसिल कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट में है, तो 1000 अगर हम डेबिट में लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस इस 1000 को डेबिट कैसे करेंगे, जब 1000 हम लोग और डेबिट में दिखाएंगे तब, यानी कि दोनों को मिला करके 2000 रुपये जब हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, तो इस 2000 में से 1000 जो गलत क्रेडिट हुआ था वो तो ख़त्म हो जाएगा, और जो सही में डेबिट होना चाहिए था वो जो है वो प्रभाव में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ठाकुरदास में भी हम लोग जो है वो डबल रकम यानी कि 2000 रुपये दिखाएंगे, जिससे कि ठाकुरदास का जो गलती से डेबिट हुआ है 1000, वो 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, और जो 1000 रियल में हमें क्रेडिट करना था वो हमारा जो है वो 1000 प्रभाव में आ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से अगर कभी ऐसा कुछ कंडीशन हो कि अपोजिट एंट्री हो गई है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो एंट्री होनी चाहिए थी वही एंट्री करेंगे, अमाउंट जो है वो हमें क्या करना होगा, डबल करके दिखाना होगा। इसके बाद है श्याम को भुगतान किया गया 600, राम के खाते में डेबिट किया गया। सिंपल सा कि हमने भुगतान श्याम को किया था, लेकिन उसमें हमने श्याम की जगह पे राम को दिखा दिया, तो एंट्री क्या हुई होगी, श्याम को भुगतान हुआ तो श्याम डेबिट टू कैश हुआ होगा, कितना, 600, है ना। एंट्री क्या हमने कर दी, राम डेबिट टू कैश, कितना, 600। तो अब देखिए यहाँ पर कैश जो है वो हमारा सही सही क्रेडिट है, इसलिए कैश से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, श्याम को हमें डेबिट करना था, तो सिंपल सा हम लोग श्याम को क्या करेंगे, डेबिट करके दिखा देंगे। ठीक, कितने से, 600 से। और राम हमारा गलती से डेबिट हुआ था, तो इस खाते को बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राम को क्रेडिट करके दिखा देंगे, तो हमारा राम का खाता जो है वो क्या है, बंद हो जाएगा। सिंपल सा, बस हम लोग को इसमें इतना ही करना था। अब लास्ट है, राम द्वारा माल वापस किया गया 550 रुपये का, ठीक है, जिसे विक्रय खाते में लिखा गया तथा उसे राम के खाते में जमा दर्शाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि राम द्वारा माल वापस किया गया है, राम ने हमें माल वापस किया है, तो राम ने हमें माल वापस कब किया होगा, जब हमने राम को माल बेचा होगा, यानी कि यहाँ पे कंडीशन कौन सा है, सेल्स रिटर्न का। तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम। ठीक, ये एंट्री होनी चाहिए थी 550 रुपये। तो बोल रहा है कि जिसे विक्रय खाते में लिखा गया तथा उससे राम खाते में जमा दर्शाया गया।
राम खाते में जमा हम लोग कब दर्शाएंगे, राम का खाता अगर क्रेडिट रहेगा तभी ना राम के खाते में जमा दर्शाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि राम के खाते में जो है वो एंट्री हमने सही सही की है। ठीक है, राम का जो हमारा खाता, जब हमने खाता बही में खाता लिखा तो उस कंडीशन में राम के खाते में कोई गलती नहीं, यानी कि राम का खाता सही सही क्रेडिट किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ये विक्रय खाता है, मतलब कि जो सेल्स रिटर्न है, हमने सेल्स रिटर्न में ना दिखा करके उसको सेल्स अकाउंट में दिखा दिया। ठीक है, सेल्स अकाउंट में हमने जो है वो 550 रुपये दिखा रही है, ना कि सेल्स रिटर्न में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट हमें खोलना था, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट हम लोग जो है वो डेबिट कर देंगे। ठीक है, और जो सेल्स अकाउंट गलती से डेबिट हुआ है उस सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करके दिखा देंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि राम का खाता सही सही है, राम के खाते में एंट्री जो है वो सही सही हुई है, सिर्फ और सिर्फ गलती कहाँ हुई है कि सेल्स रिटर्न की जगह पे हमने सेल्स में दिखा दिया। ठीक है, सेल्स रिटर्न की जगह पे हमने क्या किया है, सेल्स को दिखा दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो सेल्स रिटर्न है उसको तो हम लोग 550 से डेबिट करेंगे ही, और सेल्स अकाउंट को यहाँ पर 550 से क्रेडिट करके दिखा देंगे। ऐसे तो नॉर्मली सेल्स क्रेडिट ही होता है, लेकिन यहाँ पर गलती हुई क्या है, गलती ये हुई है कि हमें सेल्स रिटर्न में 2 राम करके दिखाना था और हमने सेल्स अकाउंट में 2 राम करके दिखा दिया। यानी कि राम का खाता जब हमने बनाया था तो राम के खाते में हमने बाय सेल्स रिटर्न ही दिखाया है, लेकिन हम जब सेल्स अकाउंट बना रहे थे तो उस कंडीशन में हमने 2 राम करके 550 पर दिखा रही है, जिससे कि हमारा सेल जो है वो बड़ा मतलब कि गलत दिखा रहा है। तो उस वजह से उसे सही करने के लिए हमें एंट्री यहाँ पर करनी होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आखिर में जो हमारे द्विपक्षीय अशुद्धियाँ होती हैं उनका संशोधन हम लोग कैसे करते हैं। सिंपल सा ये रफली हम आपको समझाए हैं कि ये, अब देखिए जैसे यहाँ पे बोला है कि जर्नल प्रविष्टियाँ करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और उस फॉर्मेट में 1 2 करके जैसे जैसे हमारी नंबरिंग है अशुद्धियों की, वैसे वैसे उन ये सारी जो हमारी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज हैं उनको वहाँ पर दिखा देना है और लास्ट में टोटल करके उसे बंद कर देना है। यानी कि सिंपल है, जो हम लोग जर्नल एंट्री के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं वैसे ही हमें एक फॉर्मेट बनाना है और जो ये रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री है उसे वहाँ पर जो है वो दिखा देना है, और कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं करना है। और ये जो हमने आपको 3 कॉलम करके समझाया है वो बस इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि आखिर में रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री होगी कैसे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करके दिखानी है आपके एग्ज़ाम में या फिर आपकी कॉपीज़ में, जो फेयर कॉपी हो उसमें आपको ये करके नहीं दिखाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बनाकर इन सारी जर्नल एंट्रीज़ को करके दिखाना है। यहाँ पर बस ये चीज़ें जो हैं वो समझने के लिए हैं, ताकि आप समझ सकें कि हमें जो है रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करनी कैसे है। तो आई होप कि जो भी द्विपक्षीय अशुद्धियों का संशोधन करने का तरीका है या फिर कैसे संशोधन करते हैं, ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक पक्षीय अशुद्धियों के संशोधन के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे, तब तक के लिए थैंक यू।